नमस्कार दोस्तों, संवाद भारत में आपका स्वागत है। और आज मैं आप लोगों से जिस विषय में चर्चा करने वाला हूँ वो है महाराष्ट्र की राजनीति का। महाराष्ट्र की राजनीति में रोज एक नए नए मोड़ आ रहे हैं। हम देख रहे हैं किस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसियों के रडार में या उनके पूरे इन्वेस्टिगेशन में एनसीपी और शिवसेना के नेताओं के रोज़ नए नए नाम आ रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों में खास करके शिवसेना के जो अंदर है वो थोड़ा सा गरमाई आ गई है, चल बिचल हो गया है। उनके एमएलए नाराज़ है, एक दूसरे को लेटर लिख रहे हैं। लेटर बॉम्ब जो रोज़ मीडिया के तरफ से आ रहे हैं उसको लेकर एक अलग सी बहस छिड़ी हुई है। दोस्तों, वो इशू को लेकर मैं अलग से आप लोगों के साथ एनालाइज करूंगा। लेकिन आज जो मूल मुद्दा है वो है शिवसेना बीजेपी का संभाव्य अलायंस। आज हम ये चर्चा करेंगे कि ये शिवसेना बीजेपी के जो अलायंस है इसकी जो न्यूज़ है वो कहाँ से आ रही है और कौन लीक कर रहा है और इसके पीछे का राजनीति क्या है। दोस्तों, आज आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया में खास करके और बहुत सारे न्यूज़ चैनल एंकर्स ने ये ट्वीट किया है कि एज पर द सोर्सेस एंड संडे गार्डियन के रिपोर्ट के हिसाब से शिवसेना ने बीजेपी को एक ऑफर दिया है जिसमें उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री बने रहेंगे और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से वो सरकार चलाएंगे। ये हम सब जानते हैं और मैंने मेरे पिछले वीडियो में काफ़ी इसको डिटेल में एनालाइज किया है कि शिवसेना इतनी डेस्परेट क्यों है। आप मेरे पिछले वीडियो में जा सकते हैं, देख सकते हैं। खास करके मेरे उद्धव ठाकरे जी और मोदी जी की जो मुलाकात हुई उसके बाद मैंने एक वीडियो किया था। उस वीडियो में भी मैंने ये बताया था कि ये अलायंस कौन चाहता है। फिर भी न्यूज़ चैनलों में इस तरह की बातें आ रही है कि शिवसेना बीजेपी से अलायंस कर रहे हैं। दोस्तों, इसको एनालाइज मैं इस तरह से करूंगा। कल आने वाले 2 दिन यानी 5 और 6 जुलाई को महाराष्ट्र के विधानसभा के सेशंस शुरू होने वाले हैं। और इस सेशंस की कंट्रोवर्सी को लेकर काफ़ी बहस हुई क्योंकि ये सेशन सिर्फ 2 दिन हुई। अपोजिशन पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस जी ने उद्धव ठाकरे जी पर आरोप लगाया या महाराष्ट्र सरकार पर आरोप लगाया कि फ्रीडम ऑफ जो सेशन में मुद्दे मांडने, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वो कोरोना के नाम पर वो मार रही है। ये बात बहस का मुद्दा है कि क्या सच में कोरोना ही कारण है या और कोई मुद्दा कारण है, क्योंकि हमने सब लोगों ने देखा पिछला जो सेशन हुआ मार्च में उसमें 2 मंत्रियों के विकेट गए। क्या ये डर है कि विधानसभा सेशन को 2 दिन कटेल कर दिया गया? इतना ही नहीं, कोई भी महत्वपूर्ण महाराष्ट्र के विषयों पर चर्चा नहीं होगी, ऐसा फतवा महाराष्ट्र सरकार या जो लेजिस्लेशन संभालते हैं वहाँ से ये न्यूज़ आ रही है। दोस्तों, अपोजिशन लीडर देवेंद्र फडणवीस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस पर खुलासा किया है। ये विषय को अगर आप लोग एनालाइज करेंगे तो इससे क्लियर होता है कि बीजेपी का टारगेट शिवसेना और एनसीपी ज़्यादा है, क्योंकि कांग्रेस का संगठन कमज़ोर है और कांग्रेस मर चुकी है बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में। तो अगर बीजेपी को आने वाले समय में भविष्य की राजनीति करनी है तो पॉलिटिक्स में एक पार्टी अपोजिशन में रहना और दूसरी पार्टी का समाप्त करना बहुत अनिवार्य है। और ये कौन सी पार्टी होगी ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से अनिल देशमुख जी के जो ईडी के तरफ से जो समझ जा रहा है, उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। उनके पीए और उनके सेक्रेटरी को, पर्सनल सेक्रेटरी को अरेस्ट कर ईडी ने बहुत सारे खुलासे किए हैं जिससे मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस उन पे लग रहे हैं। इससे साबित हो रहा है कि एनसीपी खासा ये ईडी और सीबीआई के जो जांच एजेंसियां हैं उनके इन्वेस्टिगेशन से बच रही है। आज जो रिपोर्ट आया है संडे गार्डियन से वो ये बता रहा है कि उद्धव ठाकरे जी और मोदी जी में एक ऐसी डील हुई है जिसमें बीजेपी ये मान गई है कि आने वाले समय में बीजेपी उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाराष्ट्र में सरकार आने वाले 2024 के लोकसभा इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शन तक करेगी। दोस्तों, इसी में ही पूरा एनालिसिस का या रिपोर्टिंग का पूरा विश्लेषण मुखी खाती है। क्योंकि अगर आप राजनीति समझते हैं महाराष्ट्र के तो एक बात क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी एग्रेसिव राजनीति कर रही है शिवसेना के खिलाफ, क्योंकि वो जो धोखा मिला है शिवसेना के तरफ से वो भारतीय जनता पार्टी को गहरा चोट लगा है, खास करके गृह मंत्री अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर और देवेंद्र फडणवीस को पर्सनली। ऐसे में बीजेपी सेना के साथ अलायंस करेगी
या मान भी लो करेगी, लेकिन बीजेपी का मुख्य विरोधी पार्टी जो बीएमसी इलेक्शन में है, जिसका बजट ही भारत के अन्य राज्यों के से भी ज़्यादा है, 35,000 करोड़ से ज़्यादा जो बजट बीएमसी में है, जो हम बोलते हैं कि पुराने कहानी में बोलते हैं कि राजा का जान पोपट में अटका है, उसी तरह बीएमसी शिवसेना की पोपट है। और बीएमसी से अगर शिवसेना पैर उतर हो गया तो शिवसेना खत्म हो जाएगी। ये शिवसेना को भी पता है, पूरी राजनीतिक पार्टियां महाराष्ट्र में उनको भी पता है। तो अगर बीजेपी को शिवसेना के साथ अलायंस में जाना है तो उसे बीएमसी भूलना होगा। क्या बीजेपी बीएमसी भूलने के लिए तैयार है? तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर आप 2017 के इलेक्शन के रिजल्ट्स देखोगे तो 2012 में जहाँ पे बीजेपी के सिर्फ 31 नगर सेवक थे, कॉरपोरेटर थे, और शिवसेना के 76 थे, बीजेपी ने 31 से 82 पे चली गई और शिवसेना 76 से 84 पे चली गई। शिवसेना का ग्रोथ सिर्फ 8 नगर सेवक का हुआ, बीजेपी का ग्रोथ ये सीधा 50 का आंकड़ा पार किया, +50, जो भी 34 से 35 से जो +50 था। तो ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ है बीजेपी को, उसी का फ़ायदा लेकर बीजेपी 2021 में 22 के जो इलेक्शन बीएमसी के आ रहे हैं उसमें शिवसेना को तगड़ा टक्कर देने के पूरे प्रयास कर रहे हैं। और महाराष्ट्र में जो प्रयोग हुआ है महाविकास आघाड़ी का, उस प्रयोग में कांग्रेस भी थोड़ा सा अपसेट है, और कांग्रेस भी आजकल हम एकला चरोरे या अकेले लड़ेंगे इस तरह का नारा से शिवसेना को खासा परेशान किया है। मैंने पिछला वीडियो किया था जिसमें मैंने विधानसभा अध्यक्ष को लेकर जो राजनीति चल रही है, जिससे महाविकास आघाड़ी को खतरा हो सकता है, उसको लेकर भी मैंने विश्लेषण किया था। इसीलिए जब गवर्नर साहब ने उद्धव ठाकरे जी को पत्र लिखा कि आप जल्दी से जल्दी विधानसभा अध्यक्ष को चुन लीजिए, तभी उद्धव ठाकरे जी ने रिप्लाई में उनको कहा कि कोरोना का काल है, हम कोई चुनाव थोप कर लोगों के जान धोखे में नहीं डालना चाहते। ऐसे समय में ऐसा कोई नियम नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि विधानसभा अध्यक्ष का पद कंपल्सरीली इलेक्ट हो जाए। हम उपाध्यक्ष जो टेम्पररी जो उपाध्यक्ष का पद में है, उससे भी हम असेंबली के सेशंस चलाए जा सकते हैं। और ये सही बात है कि ऐसा कोई टाइमलाइन नहीं है कि आप अध्यक्ष का पद खाली है या स्पीकर का पद खाली है तो डिप्टी स्पीकर भी उसको चला सकते हैं, ये इस कार्यकाल में वो पूरा कर दीजिए। लेकिन यही लॉजिक जब महाविकास आघाड़ी को जो 12 सीट के एमएलएस के बारे में पूछते हैं तो वो गवर्नर पे प्रेशर लगाते हैं कि गवर्नर वो सीट भर्ती नहीं कर रही है। तो ये जो राजनीति है, इससे एक बात क्लियर है कि महाविकास आघाड़ी के अंदर एक ट्रस्ट डेफिसिट है, जिससे वो डर रही है कि कहीं हमारे एमएलए टूट ना जाए स्पीकर इलेक्शन के टाइम में, क्योंकि स्पीकर इलेक्शन ये गुप्त तरीके से मतदान होता है, और गुप्त मतदान में अगर वोट स्प्लिट हो गया और जो बीजेपी ने अगर अपना कैंडिडेट दे दिया और बीजेपी का कैंडिडेट स्पीकर करके चुन के आता है, उसी से साबित होता है कि सरकार अपना मेजॉरिटी खो चुकी है और सरकार फिर गिरने के आसार ज़्यादा है। और अगर बीजेपी का स्पीकर बनता है और नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है उद्धव ठाकरे जी के खिलाफ, तो सरकार गिरने के लिए और आसान हो जाता है, क्योंकि फिर एमएलए ऑलरेडी जो टूट चुके हैं वो बीजेपी के पाले में आ जाते हैं। तो ये पूरी राजनीति को ध्यान में रखते हुए आज जो न्यूज़ रिपोर्ट आया और पूरे सोशल मीडिया में चर्चा हुई कि शिवसेना ने बीजेपी के साथ अलायंस की बातें हो रही है, और उसी बीच कल जो खबरें आई कि संजय राउत और आशीष शेलार के बीच में मीटिंग हुई, गुप्त मीटिंग हुई, क्या ये सेना बीजेपी के अलायंस, तो ये राजनीति समझना है दोस्तों। महाविकास आघाड़ी के जो 2 अलायंस पार्टनर्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी के 106 एमएलएस का साइकोलॉजिकल उपयोग करके आपस में ही एक प्रेशर मेंटेन करना चाहते हैं कि देखो, अगर आप हमारी बात नहीं मानते तो हम बीजेपी के साथ जा सकते हैं। तो ये एनसीपी और सेना दोनों ये पैतरा अपना रहे हैं, और बीजेपी भी ये रिफ्ट क्रिएट करने के लिए उनसे मीटिंग करने का एक ढोंग कर रही है। तो जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस, उसमें वो न्यूज़ आर्टिकल में एक और बात कही गई कि देवेंद्र फडणवीस को नरेंद्र मोदी सेंटर में ला रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने जब ये पूछा गया, और मैंने पिछले वीडियो में भी मैंने कहा है कि देवेंद्र फडणवीस को अगर सेंटर में भेजना होता तो वो 2 साल पहले ही भेज देते। 2.5 साल वेस्ट करके उनको लीडर ऑफ अपोजिशन बना के लॉन्ग टर्म राजनीति नहीं करती बीजेपी, लेकिन बीजेपी की राजनीति ही लॉन्ग टर्म है। और आप देखो, महाविकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ जनता का गुस्सा इतना ज़्यादा हो चुका है, हर समाज में नाराज़गी है, ओबीसी हो, एससी हो, मराठा आरक्षण को लेकर हो, फिर चाहे वो आगरी समाज को एयरपोर्ट का विषय हो, और
फिर उसके अलावा कोरोना काल में जो मिसमैनेजमेंट हुआ हो, इस सब चीज़ में लेकर महाराष्ट्र में एक नाराज़गी है और वो नाराज़गी का फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को डायरेक्टली मिलने वाला है, क्योंकि ये 3 पार्टी सत्ता में है और लॉन्ग टर्म की जब राजनीति करते हैं, ज़मीन की लड़ाई करते हैं, तो आप जिला जिला घूमते हैं और देवेंद्र फडणवीस ऐसे ऑपोजिशन लीडर एक ऐसा इकलौता लीडर है जो महाराष्ट्र के पूरे दौरा कर चुके हैं, चाहे वो साइक्लोन के टाइम पे हो, आपदा के टाइम पे हो या कोरोना के टाइम पे हो, अन्य विषयों पर हो। तो ऐसे समय में आप ये कहना कि देवेंद्र फडणवीस जी को सेंटर में भेजेंगे और उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी लीडरशिप एक्सेप्ट करेगी, ये पूरा का पूरा एक रची रचाई कहानी है। ये होता कैसे है मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये होता ऐसा है कि एक नेता होता है, उनका एक पत्रकार से फ्रेंडशिप होता है। वो फ़ोन करता है, बोलता है हेलो, हाँ मैं फलाना डिकरा बोल रहा हूँ, आप एक काम कीजिए, कल एक न्यूज़ डाल दीजिए, मैं ये बीजेपी के नेता से मिला तो हमारी बीजेपी की अलायंस हो रही है, ऐसे एक सोर्सेस के नाम पे डाल दीजिए। रिपोर्टर कहता है आप मुझे क्या दोगे? तो वो कहता है आप आ जाइए चाय और बिस्कुट के लिए शाम को। तो वो चाय और बिस्किट के जो पूरा अरेंजमेंट के लालच में वो रिपोर्टर चला जाता है। वो रिपोर्टर इस तरह का न्यूज़ देता है। ये मैं भले ही मजाक में कह रहा हूँ, वो चाय बिस्कुट क्या है वो आप लोग समझ लीजिए, मैं वो चाय बिस्कुट जानबूझ के कह रहा हूँ। तो ये जो महाराष्ट्र में एक न्यूज़ रिपोर्टर्स की जो दशा हुई है, पूरा का पूरा न्यूज़ चैनल्स की दशा हुई है, इसी के कारण प्रॉपर पॉलिटिकल एनालिसिस मिसिंग है। और हम जैसे यूट्यूबर्स, छोटे बड़े, चाहे वो भाव तोरसेकर हो, अनेज ओगलेकर हो, द एनालाइज़र हो या और भी कोई यूट्यूबर्स हो, उन लोगों का व्यूअरशिप इस न्यूज़ या उन लोगों की क्रेडिबिलिटी इस न्यूज़ चैनल्स के रिपोर्टर से है। एक और बात मुझे ऐसा डाउट होता है, क्योंकि ये जिस तरह से जो न्यूज़ एंकर्स की क्रेडिबिलिटी है, पूरा तरह से ये न्यूज़ या तो एनसीपी के तरफ से जा रहा है या शिवसेना के तरफ से एक न्यूज़ दिया जा रहा है कि आप ये चलाओ। मैंने आशीष जादव, एक पत्रकार है मराठी में, लोकमत में, यूट्यूब का अभी डिजिटल देख रहे हैं, उनका विश्लेषण में भी ये ऐसा बोल रहा था कि जिस नेता ने मुझे ये न्यूज़ बताया 100% श्योर है कि शिवसेना बीजेपी के साथ वापस जाएगी। तो दोस्तों, मेरा जो वीडियो है उद्धव ठाकरे जी और मोदी जी के मीटिंग में, उसमें भी मैंने क्लियर कट कहा था कि अलायंस का अब कोशिश कौन कर रहा है? बीजेपी नहीं कर रही है, वो शिवसेना कर रही है। बहुत टाइम से शिवसेना मीटिंग की कोशिश करने के लिए मोदी जी और अमित शाह और इनके अपॉइंटमेंट की कोशिश कर रही है, मिल नहीं रही है। एक डील फिक्स करने की कोशिश कर रही है, मिल नहीं रही है। ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं, उसके माध्यम से ये क्लियर है कि बीजेपी और शिवसेना फिलहाल के जिस तरह से जो राजनीति चल रही है, कोई अलायंस के आसार नहीं है। और जो अलायंस के खबरें दे रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं ताकि वो अपने अलायंस को प्रेशर में डाल सके और उस प्रेशर में आके कोई ऐसा निर्णय ना ले जो उनके खिलाफ असेंबली में हो या स्पीकर इलेक्शन में हो जो ना जाए। क्योंकि सत्ता का जो मोह होता है, सत्ता चले जाने का जो मोह होता है या डर होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है और उसी का डर आज हर एक रूलिंग पार्टी एमएलए के अंदर बैठ गया है। और ये इसलिए बैठा है दोस्तों, क्योंकि इनके जो दिमाग में था कि भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट गिराने के लिए पूरी कोशिश करेगी, हालांकि वैसा हुआ नहीं। अब इनको ये गवर्नमेंट में रह भी नहीं जा रहा है, ना इनको कोई इनके जितने भी करप्शन है वो ईडी सीबीआई के अंडर में आ रहा है। तो अब ये किस तरह से मछली जब पानी से बाहर निकलती है और उसको पानी नहीं मिलता है, ऑक्सीजन नहीं मिलता, वो तड़पती है। तो अब ये गवर्नमेंट में आके ऐसे सिचुएशन में हो गए जहाँ पे इनको पानी नहीं मिल रही है। तो ऐसे में ये अभी उससे बाहर जाकर एक नए सिरे से नए अलायंस ढूंढ के शुरू करने की पूरी कोशिश है। लेकिन इसी के साथ साथ ये इनकी अस्तित्व की लड़ाई भी हो गई है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये विश्लेषण मैंने एक अलग से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को मेरा विश्लेषण पसंद आ रहा है तो मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप नए हो मेरे यूट्यूब चैनल पे तो यूट्यूब चैनल व्यू करके आप लोगों ने मेरा विश्लेषण का जो भी आप लोगों को दिख रहा है वो कमेंट बॉक्स पे लाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। भारत माता की जय।